हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यशस्वी साइकोलॉजी क्लासेस। तो आज हम यूनिट 2 का ये टॉपिक शुरू करेंगे विच इज़ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। Assessment of individual differences has remained one of the important concerns of psychology from the very beginning. Psychologists have constructed different types of tests for assessment of various human characteristics such as intelligence, aptitude, personality, interest, attitude, values, educational achievement, etc. तो शुरू से ही साइकोलॉजी की बिगनिंग से ही जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो मेन असेसमेंट है, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में जानने की जो चिंता थी वो बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट थी। कब के टाइम पे? साइकोलॉजी के बिगनिंग से ही। मतलब उनको इंडिविजुअल डिफरेंसेस में इंडिविजुअल की कैसे कैसे आपस में इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट है, इस टॉपिक के अंडर में वो लोग बहुत इंटरेस्ट रखते थे। तो साइकोलॉजिस्ट ने ऐसे कई सारे टेस्ट को कंस्ट्रक्ट किया ताकि वो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक, ऐसे कई सारी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बारे में वो स्टडी कर सके। अब वो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से, जैसे इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, वैल्यूज़, एजुकेशनल अचीवमेंट एक्सेट्रा, ऐसे बहुत से उनके characteristics. So these tests are used for various purposes such as personal selection, placement, training, guidance, diagnosis, etc. तो ये टेस्ट ऐसे कई सारे पर्पसेस के लिए यूज़ किए जा रहे थे, जैसे पर्सनल सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग हो गई, गाइडेंस, डायग्नोसिस एक्सेट्रा, इन मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट इंक्लूडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, गाइडेंस, क्लिनिक्स, इंडस्ट्रीज, डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स एंड सो फोर्थ। तो इन जगहों पे ये जो टेस्ट थे उनकी बहुत ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था। फिर हैव यू एवर टेकन अ साइकोलॉजिकल टेस्ट? If you have, you might have seen that a test contains a number of questions called items with their probable responses which are related to a particular human characteristic or attribute. It is important here that a characteristic for which a test has been developed should be defined clearly and ambiguously, and all items यानी कि questions should be related to that characteristics only. You might also notice that often a test is meant for a particular age group. It may or may not have fixed time limit for answering the questions. तो अब टेस्ट के बारे में इधर छोटे तरीके से एक्सप्लेन करके तुमको बताया गया है कि टेस्ट एक्चुअल में क्या है। तो टेस्ट कंटेन्स अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। एक टेस्ट है, जैसे तुम स्कूल में भी टेस्ट देते हो तो उस टेस्ट में क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस लिखे होते हैं, तुम्हें आंसर लिखना होता है। तो उन क्वेश्चंस को एक साइकोलॉजिकल टेस्ट में उन क्वेश्चंस को क्या बोला गया है, आइटम्स। तो जो क्वेश्चंस प्रेजेंट होते हैं एक साइकोलॉजिकल टेस्ट में उनको आइटम्स बोलते हैं, with their probable responses which are related to a particular human characteristic or attribute. अगर कोई टेस्ट तुमने दिया किसी को, जैसे एक इंडिविजुअल है, उसका तुम इंटेलिजेंस स्टडी करना चाहते हो, तो उसको एक साइकोलॉजिकल टेस्ट दोगे तुम जिसमें वैसे क्वेश्चंस होंगे जो उसकी इंटेलिजेंस से रिलेटेड होंगे ताकि तुम उसका टेस्ट ले सको उसकी इंटेलिजेंस पे। ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट हियर दैट द कैरेक्टरिस्टिक फॉर विच अ टेस्ट हैज़ बीन डेवलप्ड शुड बी डिफाइन क्लियरली। और तुम्हें पहले से अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा कि अच्छा ये साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो इंटेलिजेंस को फाइंड करने में या उसको स्टडी करने के लिए ये टेस्ट है। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चंस, ऑल द आइटम शुड बी रिलेटेड टू दैट कैरेक्टरिस्टिक ओनली। अब अगर तुम इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ रहे हो तो सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो इंटेलिजेंस से रिलेटेड होंगे। और इट मे और मे नॉट हैव फिक्स टाइम लिमिट फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस. Technically speaking, a psychological test is a standardized and objective instrument. तो psychological test कैसा है? Standardized and objective instrument है which is used to assess an individual's standing in relation to others on some mental or behavioral characteristics. तो ध्यान से देखो यहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्ट को क्या बोला है, पहला स्टैंडर्डाइज्ड, दूसरा ऑब्जेक्टिव. Two things are worth noting in this definition, objectivity and standardization. तो अब हम इन दोनों को पढ़ते हैं कि क्या होते हैं. तो objectivity refers to the fact that if two or more researchers administer a psychological test on the same group of people, both of them would come up with more or less the same values for each person in the group. In order for a psychological test to become an objective measure, it is essential that items should be worded in such a manner that they communicate the same meaning to different readers. तो ऑब्जेक्टिविटी होती है ये, जैसे दो रिसर्चर हैं, रिसर्चर 1
रिसर्चर 2। अब ये दोनों स्टडी कर रहे हैं किसकी, सेम एज ग्रुप के लोगों की, सेम ग्रुप की, मतलब ये एक ग्रुप है, एक ये लिया रिसर्चर 1 ने लिया ये ग्रुप, और साथ में रिसर्चर 2 ने भी इसी ग्रुप पे जो थी स्टडी करी। तो बात होगी क्या कि दे बोथ ऑफ देम वुड कम अप विथ मोर और लेस द सेम वैल्यूज़ फॉर ईच पर्सन इन द ग्रुप, ठीक है, या तो ज़्यादा या फिर कम, ठीक है, कम अप विद मोर और लेस द सेम वैल्यूज़ फॉर ईच पर्सन इन द ग्रुप। तो अब आगे क्या लिखा है, इन ऑर्डर फॉर अ साइकोलॉजिकल टेस्ट टू बिकम एन ऑब्जेक्टिव मैनर इट इज़ एसेंशियल दैट आइटम शुड बी वर्डेड इन सच अ मैनर दैट दे कम्युनिकेट द सेम मीनिंग टू डिफरेंट रीडर्स। अब कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसको ऑब्जेक्टिव मेजर बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, इट इज़ एसेंशियल दैट आइटम शुड बी वर्डेड, आइटम्स मतलब क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन शुड बी वर्डेड इन सच अ मैनर दैट दे कम्युनिकेट द सेम मीनिंग टू डिफरेंट रीडर्स। मतलब जो आइटम्स लिखे होने चाहिए एक साइकोलॉजिकल टेस्ट में, क्वेश्चंस लिखे होने चाहिए वो ऐसे मैनर में लिखे होने चाहिए कि डिफरेंट रीडर्स भी पढ़े तो उनको सेम मीनिंग पता चले, सेम मीनिंग वो लोग निकाल पाए। अब जैसे कोई क्वेश्चन लिखा है उसको बहुत लोगों ने पढ़ा और सबको सेम मीनिंग समझ आया, तो ऐसा होना चाहिए एक साइकोलॉजिकल टेस्ट जब वो ऑब्जेक्टिव होता है तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है। ऑल्सो द इंस्ट्रक्शंस टू द टेस्ट टेकर्स अबाउट हाउ टू आंसर द टेस्ट आइटम शुड बी स्पेसिफाइड इन एडवांस। अब जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं टेस्ट से पहले, कोई भी टेस्ट तुमने किसी पार्टिसिपेंट को दिया तो उसको तुम पहले से स्पेसिफाई करोगे, पहले से ये उसको समझाओगे कि उसको कैसे आंसर देना है, ठीक है। द प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द टेस्ट सच एज एनवायरमेंटल कंडीशंस, टाइम लिमिट, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिविजुअल और ग्रुप शुड बी स्पेल्ड and the procedure for scoring of the participants' responses need to be described. The construction of a test is a systematic process and involves certain steps. It involves detailed analysis of items, estimating reliability, validity and norms of the whole test. तो किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट को बनाने के लिए एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, उसके अंडर में कई सारे स्टेप्स आते हैं। तो इन आइटम्स को डिटेल में एनालिसिस करने के लिए इन सब की एस्टिमेशन ज़रूरी होती है। तो हम पहले इन तीनों को बारी बारी से समझेंगे कि रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय एन इंडिविजुअल ऑन द सेम टेस्ट ऑन 2 डिफरेंट ओकेशंस। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे for example, you administer the test to a group of students today and re-administer it on the same set of students after some time, let us say 20 days. If the test is reliable, there should not be any variation in the score obtained by students on 2 occasions. तो अब रिलायबिलिटी क्या होती है, कोई ऐसा टेस्ट ऑफ रिलायबिलिटी टेस्ट का क्या होता है कि इसमें कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स होते हैं। जैसे 2 डिफरेंट ओकेशंस में हम किसी एक इंडिविजुअल का सेम टेस्ट ले रहे हैं, सेम ओकेशन, 2 डिफरेंट ओकेशन मतलब टाइमिंग ले लिया हमने, डेज में डिफरेंस आ गया वो ले लिया हमने, तो 2 डिफरेंट ओकेशंस में हमने किसी इंडिविजुअल का सेम टेस्ट लिया तो उधर कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स होगा। मतलब जैसे इधर एक एग्जांपल लिखा है, एक एडमिनिस्टर था, जैसे हमने कोई टेस्ट एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को दिया आज के दिन, फिर हमने वही सेम स्टूडेंट्स को दिया आफ्टर सम टाइम, जैसे इधर लिखा है 20 डेज। तो अगर टेस्ट रिलायबल होगा तो वहाँ पे कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा उनके स्कोर्स में, ठीक है। वी कैन कंप्यूट टेस्ट रीटेस्ट reliability which indicates the temporal stability or stability of the test scores over time. It is computed by finding out coefficient of correlation between the 2 sets of scores on the same set of persons. Another kind of test reliability is called split half reliability. तो सबसे पहली इधर रिलायबिलिटी किसको एक्सप्लेन किया गया है, टेस्ट रीटेस्ट। अब टेस्ट रीटेस्ट का क्या होता है, विच इंडिकेट्स द टेम्पोरल स्टेबिलिटी या फिर स्टेबिलिटी ऑफ द टेस्ट स्कोर्स ओवर टाइम। इट इज़ कंप्यूटेड बाय फाइंडिंग आउट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द 2 सेट्स ऑफ स्कोर्स ऑन द सेम सेट ऑफ पर्सन। सेम टेस्ट सेट ऑफ पर्सनस के जो भी स्कोर्स आए थे, 2 सेट ऑफ स्कोर्स आएंगे क्योंकि 2 डिफरेंट टाइमिंग में हमने ली थी उनकी, तो उन दोनों के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होगा उसका पता लगाना होता है। और दूसरा काइंड है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। इट गिव्स एन इंडिकेशन अबाउट द डिग्री ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट। अब इसमें डिग्री ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट आता है। इट इज़ बेस्ड on the assumption that items of the test, if they are from the same domain, should correlate with each other. If they are from different domains, are apples and oranges, they would not.
तो वो कोरिलेट करेंगे। अगर जो किसी टेस्ट की कोई आइटम्स है, अगर वो सेम डोमेन से है तो वो आपस में कोरिलेट करेंगे, पर अगर डिफरेंट डोमेन से हुए तो वो कोरिलेट नहीं करेंगे। फॉर फाइंडिंग आउट इंटरनल कंसिस्टेंसी द टेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स एम्प्लॉइंग ऑड इवन मेथड। तो इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या होती है? इट इज़ द कंसिस्टेंसी ऑफ पीपल्स रिस्पॉन्सेस across the items on multiple item measure। तो आपस में क्या करेंगे रिस्पॉन्सेस? आपस में जो स्कोर्स थे, जो लोगों के स्कोर्स थे, तो वो स्कोर्स क्या करेंगे? आपस में कोरिलेट करेंगे। ठीक है, इसी का मतलब होता है इंटरनल कंसिस्टेंसी। तो अब किसी भी टेस्ट को इंटरनल कंसिस्टेंसी, किसी भी टेस्ट का पता लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करना होता है? द टेस्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स एम्प्लॉइंग ऑड इवन मेथड। तो ऑड इवन मेथड को यूज़ करके हमें टेस्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। जैसे आइटम्स 1, 3, 5 ए ग्रुप, जैसे ये है ऑड का, एंड 2, 4, 6 ये है इवन का ग्रुप, जो कि अदर ग्रुप है। एंड कोरिलेशन इज कंप्यूटेड बिटवीन द स्कोर्स ऑफ ऑड एंड इवन आइटम्स। अब कोरिलेशन हमें इसका निकालना होगा बिटवीन द स्कोर्स ऑफ ऑड एंड इवन आइटम्स। ठीक है। फॉर अ टेस्ट टू बी यूजेबल इट शुड ऑल्सो बी वैलिड। अब किसी टेस्ट का यूजेबल होने से उसका वैलिड होना भी ज़रूरी होता है। अब इधर एक नई चीज़ आ जाती है जो कि है वैलिडिटी। वैलिडिटी रेफर्स टू द क्वेश्चन दैट डज द टेस्ट मेजर वॉट इट क्लेम्स टू मेजर। अब कोई टेस्ट है, उसमें हमें कुछ मेजर करना है, तो वो टेस्ट एक्चुअल में वही मेजर कर रहा है क्या जो हम चाहते हैं? तो ये चीज़ आ जाती है वैलिडिटी में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव कंस्ट्रक्टेड अ टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स अचीवमेंट, वेदर द टेस्ट इज मेजरिंग मैथमेटिकल अचीवमेंट और फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अब लास्ट, a test becomes a standardized test when norms are developed for the test। अब लास्ट में अगर कोई टेस्ट स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनता है तब जब नॉर्म्स डेवलप करते रहे। अब नॉर्म्स क्या होते हैं? एज मैंशनड अर्लियर, नॉर्म इज़ द नॉर्मल और एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप। The test is administered on a large number of students. Their average performance standards are set based on their age, sex, place of residence, etc. This helps us in comparing the performance of an individual student with others of the same group. It also helps in interpreting individual score obtained on the test। मतलब अब नॉर्म क्या है? वो एक एवरेज परफॉर्मेंस होती है एक ग्रुप की। जैसे एक टेस्ट है, वो बहुत ही सारे स्टूडेंट्स को हमने दिया, तो उनका जो एवरेज परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड था वो हम कैसे सेट करेंगे? बेस्ड ऑन उनका एज क्या है, उनका प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें के अकॉर्डिंग हम उनकी एवरेज परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को हम सेट करेंगे। और ये हमको किस में हेल्प करेगा? कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल स्टूडेंट का परफॉर्मेंस विद अदर्स ऑफ द सेम ग्रुप, एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल का के उन दोनों के आपस में उनका जो परफॉर्मेंस होगा उसको कंपेयर करने में हमको ये हेल्प करेगा। इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंटरप्रेटिंग इंडिविजुअल स्कोर ऑब्टेन्ड ऑन अ टेस्ट। ठीक है, यहाँ से हमने साइकोलॉजिकल टेस्ट की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो हमने ले ली। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो हमारा नेक्स्ट चीज़ आ जाती है टाइप्स ऑफ टेस्ट। अभी हमने टेस्ट के बारे में समझा कि व्हाट इज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती क्या है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते क्या है। अब हम उनके टाइप्स पढ़ेंगे। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफ़िकल्टी लेवल। तो वो इन बेसिस पे एक दूसरे से क्लासीफाई होते हैं। तो बेस्ड ऑन, अब सबसे पहला है लैंग्वेज, फिर मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और फिर उनका डिफ़िकल्टी लेवल। जिस लेवल पे वो डिफ़िकल्ट होंगे उस बेसिस पे उनको क्लासीफाई किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेसिस में कैसे है वो डिफरेंट। तो आ जाता है इसमें वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। तो इसमें 3 चीज़ें आ जाती है। लिटरेसी इज रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग वर्बल टेस्ट एज द आइटम्स हैव टू बी रिटन इन सम लैंग्वेज। इन नॉन वर्बल टेस्ट में क्या होता है, हम आइटम्स मतलब क्वेश्चंस अभी बताया था, आइटम्स हैव टू बी रिटन इन सम लैंग्वेज। तो हम इनमें वर्बल टेस्ट में हम क्वेश्चंस को किसी लैंग्वेज में लिखते हैं। नॉन वर्बल टेस्ट में आइटम्स आर मेड ऑफ सिम्बल्स और पिक्चर्स। अब नॉन वर्बल में कुछ लिखा नहीं जाता, ठीक है, उसमें सिम्बल्स दिखाए जाते हैं या कोई पिक्चर्स दिखाई जाती है नॉन वर्बल टेस्ट में। और परफॉर्मेंस टेस्ट में रिक्वायर मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। परफॉर्मेंस टेस्ट में बेसिकली हम
ऑब्जेक्ट की मूवमेंट कराते हैं उनकी जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। ये था एक बेसिस हमारा, कौन सा था, लैंग्वेज का। सेकेंड इज मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस में कैसे कैसे डिवाइडेड है, इंडिविजुअल टेस्ट एंड ग्रुप टेस्ट में। तो एक इंडिविजुअल टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द रिसर्चर टू वन पर्सन एट अ टाइम। अब इंडिविजुअल टेस्ट कौन सा होगा, जिस पे जो रिसर्चर है वो एक टाइम पे एक इंडिविजुअल का टेस्ट ही ले सकता है। पर वाइल ग्रुप टेस्ट कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे कई सारे लोगों का टेस्ट ले सकते हैं, किसमें, ग्रुप टेस्ट में। In individual tests, the researcher administers the test face to face and remains seated before the test taker notes down the responses. अब इंडिविजुअल टेस्ट में क्या होता है, जो रिसर्चर होता है वो टेस्ट देता है फेस टू फेस, और वो तब तक बैठे रहते हैं जब तक रिस्पॉन्सेज नोट डाउन नहीं किए जाते। और इन ग्रुप टेस्ट इंस्ट्रक्शंस अबाउट आंसरिंग द आइटम्स आर रिटन ऑन द टेस्ट, कि कैसे तुम्हें टेस्ट देना है वो टेस्ट पे लिखे होते हैं, विच द टेस्ट टेकर रीड्स एंड आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। The test administrator explains the instructions to the entire group. पूरे ग्रुप को वो इंस्ट्रक्शंस पहले से एक्सप्लेन कर देते हैं। Individual tests are time consuming but are important ways of getting responses from children and from those who do not know the language. अब जो इंडिविजुअल टेस्ट है वो टाइम कंज्यूमिंग होते तो है, पर वो इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, क्योंकि हम बच्चों से भी रिस्पॉन्सेस ले सकते हैं और उनसे भी जिनको लैंग्वेज नहीं आती, उनको अच्छे से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ग्रुप टेस्ट आर इजी टू एडमिनिस्टर एंड आर ऑल्सो लेस टाइम कंज्यूमिंग। इंडिविजुअल टेस्ट क्या थे, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे, पर जो ग्रुप टेस्ट थे वो लेस टाइम कंज्यूमिंग थे। द रिस्पॉन्सेज आर टॉट विद सर्टेन लिमिटेशंस। द रेस्पॉन्डेंट मे नॉट बी मोटिवेटेड इनफ टू आंसर द क्वेश्चंस एंड मे गिव फेक रिस्पॉन्सेज। अब कुछ लिमिटेशंस भी होती है इसमें, कि क्या होता है, जो रिस्पॉन्डेंट होते हैं वो ज़्यादा समय वो मोटिवेट नहीं रह पाते ताकि वो उन क्वेश्चंस का आंसर दे सके, और वो इसी वजह से बहुत बार जो है फेक रिस्पॉन्सेस दे देते हैं। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू स्पीड टेस्ट एंड पावर टेस्ट। स्पीड टेस्ट, देयर इज़ अ टाइम लिमिट विद इन विच द टेस्ट टेकर इज़ रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल द आइटम्स। तो जो स्पीड लिमिट है, तुम्हें नाम से ही पता चल रहा है इसकी टाइम लिमिट होती होगी, तो जल्दी जल्दी करना होता है टाइम के अंदर। Such a test evaluate the individual on the basis of time taken to answer the items accurately. In speed test, all the items are of same degree of difficulty. Same degree of difficulty होती है सब में। On the other hand, power test assesses the underlying ability or power of the individual by allowing them sufficient time. अब पावर टेस्ट में क्या होता है, सफिशिएंट टाइम होता है, उनके पास कोई टाइम लिमिट नहीं होती, तो वो अपनी अंदर की एबिलिटी जो है, उनके में पावर है किसी भी चीज़ को समझ के किसी भी चीज़ का आंसर देने के लिए वो आ जाता है, इसी वजह से वो अच्छे से आंसर्स दे पाते हैं। These tests do not have any time limit. In a power test, the items are generally arranged in an increasing order of difficulty. If a person, for example, is unable to solve the sixth item, he or she will have difficulty in answering the subsequent items. ठीक है, सेम डिफ़िकल्टी होती है सारे क्वेश्चंस में। अगर वो पर्सन सिक्स्थ आइटम अच्छे से नहीं कर पाया सॉल्व, तो इसका मतलब उसको डिफ़िकल्टी सारे आइटम्स में आएगी। इट इज़ हाउएवर डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट अ प्योर स्पीड और पावर टेस्ट। मेजॉरिटी ऑफ द टेस्ट आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्पीड एंड पावर. While tests are often used in research and for making decisions about the people, tests must be selected used with great care. The test user or the decision maker should not rely on single test. Test data should be combined with information about a person's background, interest and past performance. ठीक है, ये था हमारा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। उसके बाद आ जाता है हमारा केस स्टडी। In this method, the emphasis is given on in-depth study of a particular case. केस स्टडी मतलब हम किसी भी केस की जब स्टडी करते हैं तो उसकी बहुत डीप में हम स्टडी करनी होती है केस स्टडी में। रिसर्चर्स फोकस ऑन केसेस विच कैन प्रोवाइड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन और न्यू लर्निंग ऑन लेस अंडरस्टूड फिनोमेना। द केस कैन बी एन इंडिविजुअल विद डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। केस कुछ भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल है विद डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे एक पेशेंट है शोइंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, या फिर small group of individuals having some commonality among them, for example creative writers like Rabindranath Tagore and Mahadevi Verma। या तो एक इंडिविजुअल के केस ले सकते हैं वो जिसमें कई सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, या फिर एक सेम स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ले सकते हैं जिनमें कॉमनैलिटी होगी उनमें कोई भी, जैसे
रविंद्रनाथ टैगोर एंड महादेवी वर्मा, एक छोटा सा ग्रुप है मान लिया इंडिविजुअल का इन दोनों का, तो उनमें कॉमनैलिटी है, कॉमनैलिटी मतलब उन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है। और रविंद्रनाथ टैगोर एंड महादेवी वर्मा में क्या चीज़ कॉमन है, दैट दे आर क्रिएटिव राइटर्स। ठीक है, या इंस्टीट्यूशंस हो गया, फॉर एग्जांपल पुअरली और सक्सेसफुली फंक्शनिंग स्कूल और अ कॉर्पोरेट ऑफिस, या कोई स्पेसिफिक इवेंट्स, फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन एक्सपोज टू डिवेस्टेशन बाय सुनामी वॉर और व्हीकुलर पॉल्यूशन एक्सेट्रा। द केसेस दैट वी सेलेक्ट फॉर स्टडी आर यूनिक, कोई भी केस जो हम स्टडी के लिए सेलेक्ट करते हैं वो यूनिक होता है, देयरफॉर आर रिच इन इन्फॉर्मेशन, उससे कई सारी इन्फॉर्मेशन को मिलती भी है। अ केस स्टडी एम्प्लॉयज मल्टीपल मेथड्स फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, केस स्टडी के लिए हम कई सारी मल्टीपल मेथड्स को यूज़ करते हैं, जैसे इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, साइकोलॉजिकल टेस्ट फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स हु इन सम वे और द अदर माइट बी एसोसिएटेड विद द केस एंड कैन प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन। अब ये सारी हम कई सारी वेराइटी ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स से भी कर सकते हैं। केस अगर हमारा एक है कोई बात नहीं, पर हम उसकी स्टडी और उसकी डेप्थ स्टडी करने के लिए हम वेराइटी ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। वो किसी वे में उस केस, जो केस है हमारा जिसको हम स्टडी करेंगे, उसके क्लोज हो या उसके बारे में उसको अच्छे से पता हो, तो वो हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में और हेल्पफुल रहता है। With the help of case studies, psychologists have done research to understand feelings, fantasies, hopes, fears, traumatic experiences, parental upbringing, and so on, that helps to understand a person's mind and behavior. Case studies provide a narrative और detailed description of the event that take place in a person's life. तो केस स्टडी किस में हेल्प करता है, वो हमें डिटेल डिस्क्रिप्शन देने में हेल्प करता है। जो कुछ भी इवेंट्स थी हमारे केस, जो जिस केस के बारे में हम पढ़ रहे हैं उस पर्सन के बारे में, उसकी लाइफ में जितनी भी इवेंट्स जितनी भी हुई उनको और अच्छे से डिटेल में हमको जानने में हेल्प करता है। Case study is a valuable research tool in the field of clinical psychology and human development. Case study क्या है, एक वैल्यूएबल रिसर्च टूल है इन द फील्ड ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी एक ब्रांच है साइकोलॉजी के, उसके अंडर में जो केस स्टडी है उसका बहुत वो कैसा टूल है, वैल्यूएबल रिसर्च टूल है क्लिनिकल साइकोलॉजी में एंड ह्यूमन साइकोलॉजी में। तो फ्लूइड्स इंसाइट्स दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ साइको एनालिटिक theory emerged from his observations and showed that meticulous records must be maintained on individual cases. Similarly, Piaget developed his theory of cognitive development on the basis of observations of his 3 children. तो ये कुछ ये इधर एग्जाम्पल दे रखे हैं। Case studies have been conducted to understand the pattern of socialization of children. जैसे केस स्टडी हम करते हैं ताकि हम पैटर्न ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ बच्चों का देख सकें। For example, Minturn and Hitchcock conducted a case study of socialization of children among Rajputs of Khalapur. S. Anand Lakshmi studied aspects of childhood in a weavers community in Varanasi. तो ये कोई केस हिस्ट्री का यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। उसके बाद आ जाता है दैट केस स्टडीज़ प्रोवाइड डिटेल्ड इन डेप्थ डिपिक्शंस ऑफ पीपल्स लाइफ, मतलब एक लोगों की लाइफ किस तरह से चल रही है उसकी जो इन डेप्थ इंफॉर्मेशन होती है केस स्टडी हमें प्रोवाइड कराती है। मतलब केस स्टडी से हम किसी भी इंसान की जो किसी भी पर्सन की जो लाइफ है हम उसको अच्छे से इन डेप्थ में समझ सकते हैं। ठीक है, however, while generalizing on the basis of individual cases, one needs to be very cautious. The problem of validity in a single case study is quite challenging. It is recommended that the information should be collected using multiple strategies from different sources of information by a number of investigators. अब case study में एक चीज़ important आ जाती है that it is recommended that the information should be collected using multiple strategies. जितनी भी multiple strategies हैं उससे हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए एंड डिफरेंट सोर्सेज हमें यूज़ करने चाहिए और नंबर ऑफ़ इन्वेस्टिगेटर्स जो है उनका होना होता है, उनके द्वारा किया जाता है केस स्टडी। तो केयरफुल प्लानिंग ऑफ डेटा कलेक्शन इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी। एक अच्छी सी प्लानिंग होनी चाहिए किसी भी डेटा कलेक्ट करने से पहले, हमें उसका अच्छे से हमें प्लान करना चाहिए कि हम किस तरह से करेंगे, क्या मेथड यूज़ करेंगे डेटा कलेक्ट करने के। तो ये सब throughout the process of data collection from the researcher is required to maintain a chain of evidence for linking various data sources having bearing on the research questions. As you have read, each method has its own limitations and advantages. ये मैंने कल भी पढ़ा था कि किसी भी मेथड का आपस में ही लिमिटेशंस भी है और एडवांटेजेस भी है। Therefore, it is desirable that the researcher should not depend upon only on one method.
तो कोई भी रिसर्चर किसी एक मेथड पे डिपेंडेंट नहीं रह सकता. अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मेथड शुड बी यूज टू गेट द रियल पिक्चर. इफ द मेथड्स कन्वर्ज, दैट इज दे गिव द सेम रिजल्ट एंड वन कैन सर्टेनली बी मोर कॉन्फिडेंट. तो इसके साथ हमने अपना केस स्टडी भी कंप्लीट कर लिया है. हम नेक्स्ट टॉपिक में एनालिसिस ऑफ डेटा से जो है हमारा टॉपिक कंप्लीट करेंगे. तब तक पढ़ते रहिए.